ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली एवं अनुसूची। ये कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की विधियां की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली एवं अनुसूची। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की MA समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम सामाजिक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत समझने जा रहे हैं सामाजिक अनुसंधान को करने की जो विभिन्न तकनीकें हैं उनमें प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम सामाजिक अनुसंधान की पद्धति और उस पद्धति के क्रम में इस बात को समझ चुके हैं कि समाज अपने आप में एक पूरा समाज प्रयोगशाला है। तब इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता के समक्ष विषय का चयन करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। पिछली कक्षा में जब हमने निदर्शन पद्धति के प्रयोग के बारे में जाना था, तब हम यह समझ सके थे कि समाज को जहाँ विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोग हैं, तो उनमें से अध्ययन की इकाइयों का चयन हम किस तरह करें। विद्यार्थियों, चूंकि यह सामाजिक अनुसंधान की पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है, अतः स्वाभाविक है कि समाज की घटनाओं को, समाज से प्राप्त जानकारी को हम वैज्ञानिक तरीके से अर्थात कार्य कारण संबंध के आधार पर कुछ सामान्यीकृत निष्कर्षों की तरफ जब आगे बढ़ेंगे, तभी हम वैज्ञानिक चिंतन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में आप समझ सकेंगे कि समाज में जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, तो प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए जिन प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें प्रश्नावली और अनुसूची महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं। अब किसे हम प्रश्नावली समझें और किसे अनुसूची, इनका प्रयोग अलग अलग क्यों किया जाता है? क्या प्रश्नों का क्रम दोनों में उपलब्ध होने के बाद अलग अलग क्षेत्र में या विषय के अनुरूप अलग अलग इनका इस्तेमाल करना अनुसंधानकर्ता के लिए सुनिश्चित करना होता है? ये तमाम सवाल आपके दिमाग में
उत्पन्न हो रहे होंगे, तो इस व्याख्यान के पश्चात आप भली भांति यह समझ सकेंगे कि अनुसूची और प्रश्नावली को हम अलग करके कैसे समझें और कैसे सामाजिक अनुसंधान की पद्धति में प्राथमिक तथ्यों के संकलन में इनकी आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, सभी समाज जो कभी आपने गांव में जाके देखा होगा, जनजातीय समाज है, नगरीय समाज है, हर एक समाज की जो परिस्थितियां हैं वह अलग अलग होती हैं। इसी तरह से जो अध्ययन इकाइयां हैं, इनकी मत, विचार, दृष्टिकोण, इनके बारे में जानकारी एकत्र करना, यह भी बहुत भिन्नता पूर्ण होता है। विविधता इसलिए क्योंकि किसी व्यक्ति के पास समय की कमी होती है, तो किसी के पास शिक्षा का अभाव होता है, किसी के पास कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें वह स्वतंत्र रूप से अपने उत्तर का जवाब नहीं दे सकता, उत्तर नहीं दे सकता, जो आप अनुसंधानकर्ता प्रश्न कर रहे हैं इसका उत्तर देने में असहज महसूस कर सकता है। तब क्या किया जाए? उसी समाज की इन विविधतापूर्ण परिस्थितियों से अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन कैसे करे? आइए अब इन सवालों के जवाब के लिए हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्नावली और अनुसूची क्या है। प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह और अनुसूची भी प्रश्नों का समूह, लेकिन अलग कैसे हैं ये? देखिए, प्रश्नावली विस्तृत समूह यदि है, फैला हुआ समूह है, उसमें से अध्ययन इकाइयों से संपर्क की समस्या होगी। अनुसंधानकर्ता प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर और निश्चित समय सीमा में तथ्य संकलन करने में असुविधा होने पर प्रश्नावली का प्रयोग करेगा। अब प्रश्नावली में जो विषय चुना गया है, इस विषय के संबंध में प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से संयोजित किया जाएगा और शीर्षक देने के पश्चात एक सहगामी पत्र लगाया जाएगा, जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित इकाइयों से अपने विषय उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अनुरोध करेगा कि उसे जवाब देना, एक निश्चित समय सीमा में जवाब प्राप्त करना संबंधित अध्ययन इकाइयों से आवश्यक है। उस पत्र को प्रश्नों की सूची का जो प्रपत्र तैयार किया है उसमें लगा के प्रेषित किया जाएगा। अब देखिए, डाक के द्वारा भेजी जाएगी प्रश्नावली, या आजकल तो मेल का जमाना है, जैसे यदि शिक्षित समुदाय है और यदि मेल आईडी उपलब्ध है तो उन पर भी प्रश्नों की सूची भेजी जा सकती है और एक समय सीमा दी जा सकती है कि इसमें प्रश्नों का जवाब दिया जाए। और इस तरह से जिस प्रश्नों की सूची में उत्तरदाता स्वयं उत्तर भरता है उसे हम प्रश्नावली कहेंगे। यानी प्रश्नों की क्रमबद्ध एक सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता विषय से संबंधित प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से लिखकर और एक निश्चित प्रपत्र में प्रेषित करके आग्रह करता है कि उत्तरदाता उसे भर के समय सीमा में लौटाए। इस प्रक्रिया में सामने चूंकि प्रश्नकर्ता या अनुसंधानकर्ता नहीं होता है, इसलिए उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से उत्तर का आलेखन कर सकता है और कम समय में बहुत सारी इकाइयों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जब कहीं समाज बहुत शिक्षित है या बहुत व्यस्त इकाइयां हैं, जो भी अध्ययन इकाइयां हैं, उन्हें हम अपने अनुकूल समय निकालकर साक्षात्कार के लिए उपलब्ध यदि नहीं कर सकते तो फिर प्रश्नावली का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। तो समाज विज्ञान में प्रश्नावली एक प्रचलित प्रविधि है जिससे किसी भी अनुसंधान कार्य को बहुत अच्छे से संपादित किया जा सकता है। यानी
प्रश्न जो है, अब इसके बारे में भी विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। सामान्य रूप से 2 तरह की प्रश्नावली को उपयोग में लाया जाता है, एक संरचित प्रश्नावली और एक असंरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली का अभिप्राय है कि प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प में मौजूद होते हैं, यानी प्रश्नों की क्रमबद्धता इस तरीके से होती है कि उनके सामने उत्तरदाता को टिक लगाना है कि इस प्रश्न का वह यह उत्तर दे सकता है। और असंरचित प्रश्नावली में प्रश्न लिखे होते हैं, उत्तर के लिए जगह होती है, यानी उत्तरदाता स्वतंत्र है कि वह अपने मत को अपने तरीके से व्यक्त कर सकता है। तो प्रश्नावली के बारे में जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, संरचित और असंरचित। संरचित प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम लिपिबद्ध होता है और उसमें उत्तरदाता के लिए चयन के विकल्प मौजूद होते हैं। उसमें से उत्तरदाता उत्तर देकर अपने मत को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन असंरचित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें प्रश्नों के शीर्षक मतलब प्रश्न आलेखित होते हैं और उत्तरदाता उनके उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से लिख सकता है। तो अभी आपने जाना कि प्रश्नावली से क्या अभिप्राय है और प्रश्नावली का प्रयोग हम क्यों करेंगे। किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यदि क्षेत्र बहुत विस्तृत है तो उसने, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में निदर्शन पद्धति के बारे में जाना था, तो निदर्शन के माध्यम से इकाइयों का चयन करने के पश्चात उस फैले हुए क्षेत्र में यदि वह शिक्षित समुदाय है तो प्रश्नावली को प्रेषित कर दिया जाएगा डाक के द्वारा, मेल द्वारा, और फिर इसके पश्चात सहगामी पत्र लगाकर अनुसंधानकर्ता अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करेगा और अपेक्षा करेगा कि उत्तरदाता समय सीमा में उन संबंधित प्रश्नों का जवाब दें। और इस तरह से यदि उत्तरदाता उस समय सीमा में प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं तो एक अनुरोध पत्र पुनः प्रेषित किया जाता है कि आप जवाब दें ताकि अध्ययन के उद्देश्य को समय सीमा में प्राप्त किया जा सके। तो विद्यार्थियों, इस तरह समाज वैज्ञानिकों ने प्रश्नावली को एक अच्छी, सरल और उपयोगी प्रविधि के रूप में उपयोग में लाने की सलाह दी। और जैसा कि हम जानते हैं, गुडे और हार्ट ने भी स्पष्ट किया है कि प्रश्नावली एक साधन है, एक फॉर्म है, एक प्रोफार्मा है जिसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरता है। अब देखिए, प्रश्नावली के जहां एक और बहुत फायदे हैं कि प्रश्नावली के माध्यम से एक विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन सहज रूप से हो सकता है और कम समय लग सकता है, जिसमें कि अनुसंधानकर्ता तथ्यों को एकत्र कर सकता है। बहुत हद तक यह भी फायदा है कि तटस्थ होकर उत्तर हमें प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि आमने सामने उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता नहीं हुए, इसलिए किसी भी तरह का उत्तरदाता के पास दबाव नहीं होता। वह स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है एक तरह से, और कम समय में जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसलिए बहुत सुविधाजनक है। लेकिन सीमाएं भी हैं। सीमाएं, जैसा कि अभी तक हमने जाना कि यह शिक्षित समुदाय पर ही लागू की जा सकती है, और यदि अध्ययन की इकाइयां अशिक्षित हैं तो प्रश्नावली का कोई उपयोग हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, तभी हम किसी सामान्यीकृत निष्कर्ष पर जा सकते हैं। कभी कभी उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर बहुत उत्साह से नहीं भरते, यानी कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दिया, बाकी के प्रश्नों को उत्तर नहीं देना, या उनकी इच्छा नहीं है तो पूरे प्रपत्र को ठीक से नहीं भरना। इससे क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। और कभी कभी चूंकि प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता
आमने सामने नहीं हैं, इसलिए यदि उत्तरदाता ने कुछ लिखा भी है और वह इतना स्पष्ट यदि नहीं हो पाया है, तब भी अनुसंधानकर्ता के समक्ष यह समस्या होती है कि वह आधे अधूरे ढंग से लिखे गए उत्तर को किस अर्थ में उपयोग करे। तो प्राथमिक तथ्य के संकलन में जहाँ प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, वहीं एक इसकी यह भी समस्या है कि गहन अध्ययन में यदि उत्तरदाता सही ढंग से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो अध्ययन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने में दिक्कत होती है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने जाना प्रश्नावली प्रविधि। अब हम जानेंगे अनुसूची। यह हमने आपसे पूर्व में कहा कि दोनों ही प्रश्नों की सूची हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या है? जैसा कि स्पष्ट है, प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची को उत्तरदाता स्वयं भरता है। अब यहाँ हम इससे उलट के क्या समझेंगे कि अनुसूची ऐसी प्रविधि है जिसमें उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता आमने सामने होते हैं, लेकिन उत्तर लिखने का काम प्रश्न पूछने वाला यानी अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तर का आलेखन करता है। साक्षात्कार की एक प्रक्रिया होती है, एक पद्धति। हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण पद्धति साक्षात्कार है, जिसमें आमने सामने की स्थिति में अनुसंधानकर्ता और अध्ययन की इकाइयां यानी उत्तरदाता होते हैं और विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। उत्तरदाता जिन उत्तरों को देता है उसे लिखकर प्रपत्र में कौन काम करेगा? अनुसंधानकर्ता स्वयं। तो यह एक मुख्य अंतर है। अब यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में चाहे समुदाय शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, दोनों जगह हम साक्षात्कार अनुसूची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुसूची भी प्रश्नों का क्रम है। उद्देश्य के आधार पर अनुसूची अलग अलग बनाई जाती है, लेकिन यह आप भली भांति समझ चुके हैं कि अनुसूची में आमने सामने की स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है। सामान्य रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि यदि आमने सामने की स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाएगा, तो अनुसूची की अपनी कुछ विशिष्ट जो विशेषताएं हैं यह स्वतः स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, एक बहुत सही बात यह है कि सही संदेश वाहन से अभिप्राय प्रश्नावली में हम यह मानकर चलते हैं कि जो प्रश्न अनुसंधानकर्ता ने लिखे हैं उन प्रश्नों को उत्तर देने वाला समझ जाएगा, जबकि अनुसूची में यह स्थिति काल्पनिक नहीं होती। यदि किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत हो रही है तो उत्तरदाता प्रश्नकर्ता से पूछ सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो प्रश्नकर्ता स्पष्ट कर देगा कि हमारा उद्देश्य यह है। तो सही संदेश वाहन की जो प्रक्रिया तैयार होती है, शुरू होती है अध्ययन में, वह सिर्फ अनुसूची के माध्यम से ही संभव है। और सही प्रत्युत्तर भी प्राप्त करने के लिए एक अवसर होता है, क्योंकि प्रश्नावली में जैसा कि हमने आपसे कहा कि उत्तरदाता कभी कभी कुछ प्रश्नों का उत्तर देना यदि उनका इच्छा नहीं है या उदासीनता है, रुचि नहीं है, तो वे नहीं देते। लेकिन अनुसूची में यह समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि अनुसूची में प्रश्नकर्ता प्रश्न को पूछने के ढंग से, सहजता से, आग्रह करके प्रश्न को समझाकर और उत्तर प्राप्त कर सकता है और सही उत्तर प्राप्त करने की स्थिति तक वह बात को रख सकता है। तो प्रामाणिक अध्ययन में अनुसूची बहुत सहायक हो जाती है। लेकिन विद्यार्थियों,
जैसा कि हमने जाना था कि प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों के पास भेजी जा सकती है और समय सीमा में उपलब्ध की जा सकती है, लेकिन अनुसूची में यह समस्या होगी क्योंकि हम एक समय में एक ही व्यक्ति से या कुछ व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अतः बहुत बड़ा क्षेत्र है तो साक्षात्कार की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और तथ्य संकलन का समय भी आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने जाना था कि प्रश्नावली 2 प्रकार की होती, संरचित और असंरचित। यह सामान्य तौर पर समझे जाने वाला वर्गीकरण है जो प्रयोग में लाया जाता है। अनुसूची को हम कैसे समझेंगे? अनुसूची भी उद्देश्य के आधार पर अलग अलग होती हैं। जैसे साक्षात्कार अनुसूची, यानी साक्षात्कार करने के उद्देश्य से अनुसूची तैयार की गई है। तो इसका अभिप्राय यह है कि सभी अनुसूची साक्षात्कार अनुसूची हो, यह भी आवश्यक नहीं है। प्रश्नों की सूची तैयार की जाएगी, लेकिन उद्देश्य क्या है? आमने सामने की स्थिति में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना उद्देश्य है, तो वह साक्षात्कार अनुसूची है। और यदि किसी संस्था में तथ्य संकलन करना है, कुछ रिकॉर्ड्स इकट्ठे करना है, तो प्रश्नों की सूची तैयार की जाएगी, उसे प्रलेख अनुसूची कहेंगे। यानी रिकॉर्ड्स में से, कुछ दस्तावेज में से निकालकर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है, तो वह प्रलेख अनुसूची होगी। मूल्यांकन अनुसूची का अभिप्राय होता है कि जब सामान्य रूप से किसी उत्तरदाता से उसकी पसंद, नापसंद, रुचि, मत इस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं, तब अध्ययन का जो उद्देश्य है उसका आधार एक तरह से मनोवैज्ञानिक आधार लेकर तैयार किया जाता है, तब वह मूल्यांकन अनुसूची होती है। यानी पसंद, नापसंद, विश्वास, इन तरीकों को समाज मनोविज्ञान में जब किसी विषय से जुड़े विचारों को एकत्र करने की आवश्यकता होती है, तब इस अनुसूची का उपयोग किया जाता है। और अवलोकन अनुसूची भी तैयार की जाती है कभी कभी। अब देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा कि विषय क्या है, इसके दृष्टिकोण से अनुसूची का तरीका तय किया जाता है। जैसे अवलोकन अनुसूची, तो अब यह अवलोकन अनुसूची क्या होगी? पीवी यंग ने इसका उल्लेख किया है। कभी कभी किसी विषय में यह आवश्यकता होती है कि तथ्यों को हम अवलोकन करके प्राप्त करें। एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। मान लीजिए बाल अपराधियों को पुनर्वास करके जो बाल सुधार गृह है उनमें रखा गया और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो प्रशिक्षण के दौरान उनकी स्थिति क्या है, उनका रुझान कैसा है, वे उसे लेना चाह रहे हैं, उसमें तत्परता रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, यह सिर्फ पूछकर नहीं बल्कि देखकर, उनकी स्थिति को देखकर समझकर भी आलेखन किया जाएगा, तो विषय को गहनता से समझा जा सकेगा। तो ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में अवलोकन अनुसूची तैयार की जाती है। और कभी कभी किसी संस्था की कार्यप्रणाली को जानना है यदि, तो उस संस्था के सर्वेक्षण के लिए भी अनुसूची तैयार की जा सकती है। तो अध्ययन का उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर अनुसूची का प्रारूप तैयार किया जाता है। तो विद्यार्थियों, अभी हमने यह जाना कि प्रश्नावली और अनुसूची में मूल रूप से प्रयोग की भिन्नता कैसे है। अभी आप यह भी समझ सके हैं कि अनुसूची के क्या फायदे हैं। अनुसूची में हम गहराई से तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बार बार उत्तरदाता से आग्रह कर सकते हैं और साक्षात्कार की प्रक्रिया के साथ ही अवलोकन के महत्व को भी हमें प्राप्त हो जाता है। अवलोकन का एक अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जिस समय साक्षात्कार ले रहे होते हैं उस समय उस माहौल को, उन दशाओं को भी हम देख लेते हैं जिनसे कि उत्तरदाता प्रभावित होता है। तो दोनों फायदे
प्राप्त हो जाते हैं अनुसूची में, साक्षात्कार के भी और अवलोकन के भी। प्राप्त उत्तर के बाद तथ्यों को एकत्र करके आगे की जो प्रक्रिया है अनुसंधान की, वह भी सरल हो जाती है, क्योंकि जो तथ्य एकत्र किए गए हैं आगे उनका सारणीयन, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाना है। तो व्यवस्थित तरीके से, चूंकि प्रश्नकर्ता ने उत्तर को समझकर लिखा है, तो आगे की प्रक्रिया उसके लिए सरल हो जाती है। लेकिन जैसा कि प्रश्नावली में हमने जाना था कि उसकी कुछ सीमाएं हैं, वैसे ही अनुसूची में भी अध्ययन प्रविधि के रूप में इस्तेमाल करने की कुछ सीमाएं हैं। जैसे यह शिक्षित समुदाय और अशिक्षित दोनों पर लागू की जा सकती है, लेकिन यदि बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, और शिक्षित हैं तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यह आप समझ सके हैं। प्रश्नावली में शिक्षित समुदाय का इस्तेमाल किया जाएगा और अनुसूची में शिक्षित और अशिक्षित दोनों। सही संदेश वाहन और सही प्रत्युत्तर प्राप्त करके भी अनुसूची को महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में बहुतायत से प्रयोग किया जाता रहा है, और अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में हम इसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिर वही समस्या आती है कि कितनी बार साक्षात्कार कितने समय में पूरा किया जा सकेगा। अर्थात क्षेत्र सीमित है तब तो साक्षात्कार अनुसूची अच्छी प्रविधि है, यदि क्षेत्र विस्तृत है तो साक्षात्कार अनुसूची उपयुक्त प्रविधि नहीं हो सकती। तो विद्यार्थियों, इस्तेमाल करना अनुसंधान के उद्देश्य के ऊपर निर्भर होगा, और यह तभी संभव है जब अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र की, विषय की, अध्ययन इकाइयों की पूरी जानकारी हो, तभी वह इन प्रविधियों का इस्तेमाल कर सकता है। अभी हमने यह जाना कि प्रश्नावली और अनुसूची क्या है। यह प्रश्न जो व्याख्यान के प्रारंभ में आपके समक्ष मैंने रखा था कि क्या अंतर है अनुसूची और प्रश्नावली में, यह आप भली भांति समझ सके होंगे। प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने की दोनों ही प्रविधियां हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन इकाइयों से उत्तर प्राप्त करता है। जिस प्रविधि में साक्षात्कार की प्रक्रिया जुड़ी होती है या प्रश्नकर्ता उत्तरदाता आमने सामने होते हैं, वह अनुसूची है, और जिसमें उत्तरदाता प्राप्त प्रपत्र को भरकर प्रेषित कर देता है, स्वयं उत्तर का आलेखन करता है उत्तरदाता, वह प्रश्नावली है। तो विद्यार्थियों, विस्तृत फैले हुए क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में कहाँ किस प्रविधि का इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा जो व्यस्ततम इकाइयां हैं उनके समय को कैसे प्राप्त किया जाए, किस प्रविधि का इस्तेमाल अधिक उचित होगा, यह सोचकर अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी भी प्रविधि का चुनाव कर सकता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने दोनों महत्वपूर्ण प्रविधियों के बारे में जानने का प्रयास किया। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रही थी समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली एवं अनुसूची। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर बाधवी लता दुबे। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम
मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।